बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, पीटीआई के एहतजाज के पेश नज़र वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया है, जबकि नवाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया है कि 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल मुल्क को डीरेल करने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी जानिब IMF ने एलामिया जारी करते हुए पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात को मुस्बत करार दिया और कहा गया है कि पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत है। अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद आवाम का मयार जिंदगी बेहतर बना सकता है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नहीं। डॉक्टर साहब, IMF ने जो है पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात को मुस्बत करार दिया है, लेकिन ये भी कहा गया है कि कर्ज जो प्रोग्राम है उसके अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत है। बस जी, कोई गोलमोल की बात कर गए हैं, वो जाहिर है, और वो 3 महीने के बाद वो आएंगे दोबारा। जाहिर है उस वक्त तक जो खदो खाल हैं, जो नई बसात है वो सज चुकी होगी और फिर उसमें बाइडेन निज़ामिया आ चुकी होगी और वहाँ पे जो हालात होंगे, तो ये दरमियान में आके उन्होंने, क्योंकि जाहिर है कि जो IMF के लोग हैं उन्होंने जो मामला तय किए थे पाकिस्तान के साथ IMF भी डील करते हुए, तो उनको अपनी भी वजाहत देनी है कि भाई ये कौन से मामला, निजकारी से लेके FBR टैक्सेस और बाकी सारे मामला वो पाकिस्तान ने कितने पूरे किए, कितने पूरे नहीं किए। और वहाँ पे चूंकि एक बड़ा चेंज आ रहा है अमेरिका में, तो उसकी वजह से यकीनन उनका इस वक्त यहाँ आना बनता भी था। और अब क्या एलामिया उनकी तरफ से आया है वो ठीक है बिल्कुल, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि वो अच्छा हुआ कि वो ये सारा देख के चले गए। और कुछ बातें उसमें मुस्बत भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो हमने कमिट की हैं और उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। और अमल दरामद तो बहुत सी बातों पे इस वक्त नहीं हो पा रहा, क्योंकि तमाम दुनिया जो है वो आने वाले दिनों के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। अच्छा, अब उसमें पाकिस्तान में तो मैं इस अरेंजमेंट तो ये तितर बितर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है अरेंजमेंट जो था। और अब जो है वो ये है कि मुल्क ने आगे कैसे चलना है, आगे कैसे जाना है, ये ज़्यादा बात हो रही है। बाकी जहाँ तक बात ये है कि ये 24 तारीख देखें, ये होता ये है हमेशा कि किसी भी खेल में या किसी भी जंग में या कोई आप इवन ये जो रेसलिंग या बॉक्सिंग के मैचेस हैं, इनको भी आप देख लें, तो इसमें अगर तूल पकड़ जाए ना ये मामला, तो उसमें जिसको कमजोर समझा जा रहा होता है या कमजोर कहा जा रहा होता है, वो जो है वो साइड अल्टीमेटली विनर होती है। ये जो 4th या 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जिसकी बुनियाद ये है कि आपका इंटरनेट कितना तेज चलता है, 5G 4G 5G, आप हर दूसरे दिन उठा के उसमें इंटरनेट बंद कर देते हैं। पहले तो मैं समझता था, यकीन करें, पहले मेरे ज़हन में ये था कि शायद ये कोई बड़ी बड़ी संजीदा बात है, और मैं इसका एडवोकेट भी हूँ कि जो इस तरह की चीज़ें गलत हैं और उनको नहीं होना चाहिए, और माशरे के अंदर एक हिजान नहीं बपा होना चाहिए। सोशल मीडिया पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन वो हर नुक्ता जाके चूंकि तहरीक इंसाफ पे ख़त्म हो जाता है, वो तहरीक इंसाफ से ही जन्म लेता है भाई। और भी तो उससे पहले भी तो यूट्यूब पे क्या कुछ नहीं होता रहा और इंटरनेट पे क्या कुछ नहीं होता रहा, लेकिन ये है कि वो जो है वो चूंकि तहरीक इंसाफ रिलेटेड बन गई है हर चीज़, तो इसलिए वो ऐसा लगता है। और आप अगर गुफ्तगू भी सुने, उसमें भी किसी के पास कुछ है नहीं कि मुल्क की मईशत ने आगे कैसे जाना है। नहीं जी, छोड़ो पहले तहरीक इंसाफ, तो खारिजा पॉलिसी कैसे बनेगी, तो छोड़ो तहरीक इंसाफ जी। मुल्क के अंदर गुर्बत बढ़ गई है, तहरीक इंसाफ। स्मोक का मसला है, नहीं, छोड़ो तहरीक इंसाफ। करप्शन हो रही है, तहरीक इंसाफ। एलिट कैप्चर हो रहा है, नहीं, छोड़ो तहरीक इंसाफ। तो ये तो फिर बहुत ही अजीब से ही मामला हो गया। ढांचा तो नहीं चल पा रहा ना। अदालतों में होगा मामला, नहीं, तहरीक इंसाफ। अच्छा, वो अदालतें उधर चली गई हैं, जो 2 बना लो, अच्छा नहीं 4 बना लो, 5 बना, 50 बना लो, कानून साजी। इस तरह नहीं चलता। यही जो मैं कह रहा हूँ ना, कोलैप्स हो गया इस सिस्टम। अब इस कोलैप्स सिस्टम को आप देखते रहें, सर पर उठा के घूमते रहें, कब उसको फेंकना है, कहाँ पे दफनाना है। सियासी जमातें जो हैं इस सिस्टम के अंदर मौजूद, खुद भी वो भी परेशान है भाई, उनके पास भी बोलने के लिए कुछ नहीं है। तवाई से कि वो तहरीक साहब को बुरा भला कहते रहे, अंदर से वो भी कुछ डिलीवर तो नहीं कर पा रहे हैं ना, वो भी फंस गए इस चक्कर में। तो इससे देखिए हम कैसे निकलते हैं।
ये बस आखिरी मार्के हैं, और इसमें से मुल्क ने तो निकलना है ना, आखिर में सबका मुल्क है, तहरीक इंसाफ का भी है, नून मुस्लिम लीग नून का है, पीपल्स पार्टी के लोगों का है, बाकी उलमा है, बाकी हमेशा मैं बात करता हूँ नौजवान है आपके, इसमें तो फंसे रहेंगे बस आगे 50 साल तक इसी में फंसे रहेंगे वो, तहरीक इंसाफ ने क्या करना है हमने। तो ये तो नहीं चल रहा सिस्टम, तो इसको देखें, बहरहाल खत्म हो चुका है, गिर चुका है, अब ऐसे ही बस रोज एक एक बता ना, चलो यार 2-4 दिन और पैसे बना लेते हैं, तो ये वाला काम चल रहा है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो रहा। नुकसान मुल्क का हो रहा है, 2-4 दिन यार चलो ऐसा है कि 10 दिन 15 दिन है ना अभी, तो जरा पैसे बना लेते हैं जरा उसमें, तो उसको, और इसके अलावा और कोई संजीदा बात नहीं हो रही। तो देखते हैं कि आगे मुल्क इंशाल्लाह कैसे निकलता है इससे, इस गूफ अप से। दूसरी जो बात है वो ये है कि देखिए जो बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं आज दुनिया में, बहुत 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 बड़े वाकयात हो रहे हैं आज के दिन ही। आज के दिन को ही आप देखें तो जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं बाइडेन, प्रेसिडेंट जो बाइडेन, उनके दरमियान और चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग के दरमियान ये आखिरी मुलाकात इस सेंस में है कि एज ए प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो मुलाकात उनकी हो रही है, और मुलाकात उनकी पेरू में हो रही है, जहाँ पे एपेक का, एशिया जो पैसिफिक अलायंस है, और उसमें जो है वो सरबराहान सारे जमा है वहाँ पे, तो ये उनकी मुलाकात वहाँ पे हो रही है। और इस मुलाकात में बहुत कोई मजबूत किस्म का एलामिया उसकी हम तवक्को नहीं कर रहे, लेकिन जाहिर है कि इस मुलाकात की अपनी एक अहमियत है, और मुलाकात की अहमियत इस लिहाज से है कि जाहिर है कि चाइना हॉक्स अगर आए हैं उनकी कैबिनेट में, मार्को रूबियो हों या बाकी लोग हों, सारे सेक्रेटरी स्टेट हों या बाकी लोग हों, तो उसके बाद फिर वो अपने आप को, चाइना तो तैयार कर रहा है ना कि आने वाले दिनों में उनके ऊपर टैरिफ्स का मतलब ये है कि जो भी चाइना से मसनूआत आती हैं तो उन मसनूआत के ऊपर मजीद टैक्स लगा दिया जाए, यानी ये है। अच्छा, इसके नतीजे में नुकसान होता है, क्योंकि चाइना जब जवाब देता है तो अच्छा 7 ट्रिलियन का जो टैरिफ है वो अमेरिका लगाता है, मुख्तलिफ दुनिया से जो मसनूआत अमेरिका में आती हैं 7 ट्रिलियन का, उसमें से 6 ट्रिलियन उन मसनूआत पे लगता है जो चाइना से आती हैं। तो अब वो अगर मसनूआत जो है वो, अच्छा चाइना भी जवाब, ये जब 2016 में 18 में फड्डा पड़ा ये टैरिफ्स की जंग का, तो उन्होंने उनके जो चाइना से चीजें आ रही थी उनके ऊपर टैरिफ लगा दिए, और चाइना ने जवाब में उन पर टैरिफ लगा दिए, और चाइना ने वो जो बीज और जो फार्मर्स को मसनूआत जाती हैं अमेरिका में, तो वो फार्मिंग इंडस्ट्री वहाँ की हर्ट हुई, और इधर से जो है वो अमेरिका ने उन पर टैरिफ लगा दिए, खासतौर पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो भी सामान आ रहा है वो उसके ऊपर टैक्स लगाया, उन्होंने बहुत टैरिफ लगाया, तो ये फटा पड़ा। आखिरी दिनों में फिर ट्रंप के साथ जो है वो उनके मुज़ाकरात हुए, कोई डील वगैरह हुई चाइना की, बाइडेन ने फिर उसको कंटिन्यू रखा, बाइडेन ने उस पूरे प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखा, और टैरिफ वॉर कम आगे पीछे, ये तिजारती जंग है, ये जो टैरिफ वॉर है ना, ये भी अब आने वाले दिनों के अंदर इसको भी देखना है कि ये क्या शक्ल लेती है। अच्छा, अब इसमें जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट वाकया हुआ है पिछले 24 घंटों में, वो ये है कि अच्छा ये सरप्लस, मैं ब्लूमबर्ग को कोट कर रहा हूं कि चाइना जो है वो 1 ट्रिलियन ट्रेड का सरप्लस है। 4th स्लाइड ब्लूमबर्ग, 1 ट्रिलियन डॉलर्स का सरप्लस उसका ट्रेड है इस वक्त दुनिया में, सरप्लस, इजाफा, ठीक है। अच्छा, और ये मैं आपको दूसरी बात ही बताऊं तो अब उनके ट्रंप के आने से पहले सबसे ज्यादा जिस बात का खतरा अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी, जो टेक इंडस्ट्री है वो महसूस कर रही है, वो ये है कि भाई ये जो वहां से आने के बाद ऐसा ना हो कि फौरी तौर पे जो ट्रंप हैं वो उनके ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन जो है, ये कंपनी जो है TSMC, उसके ऊपर पाबंदियां लगा दें,
क्योंकि देखें ताइवान से सारे सेमीकंडक्टर्स और चिप इंडस्ट्री, और ऑल्दो ये है कि उन्होंने बहुत अपनी अब चिप इंडस्ट्रीज को अमेरिका में भी लगा दी है, लेकिन फिर भी ताइवान जो है वो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फौरी तौर पे जो जाते जाते आखिरी जो काम हुआ है वो ये हुआ है कि 6.6 बिलियन 6.6 बिलियन डॉलर्स का जो है वो चाइना के साथ उन्होंने मुआहदा जो है बाइडेन इंतजामिया ने साइन किए जाते जाते। अच्छा, और ये इसलिए कर लिया है कि भाई ये किसी भी सूरत अगर बाइडेन इंतजामिया चली जाती है और ट्रंप आते हैं तो ये है कि वो ट्रंप आते ही जो है वो ये चिप्स के ऊपर और ताइवान के ऊपर ऐसी पाबंदियां ना लगाएं जिसकी वजह से ताइवान को प्रॉब्लम हो या अमेरिका की जो टेक इंडस्ट्री है उसको प्रॉब्लम हो। तो 6.6 बिलियन का उन्होंने मुआहदा जो है वो कल किया है पिछले 24 घंटों में TSMC के साथ। अब इसमें जो इशू ये है वो ये है कि ये दुनिया तैयार हो रही है, लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि ये ट्रंप ये जो आज मुलाकात होगी बाइडेन और शी जिनपिंग की, ये मुलाकात इसमें कोई खास एलामिया वगैरह मेरे ख्याल से जारी नहीं होगा। ये वहां पे एपेक का इजलास हो रहा है, उसके बाद जो G20 समिट है ब्राजील में उसमें भी शायद मुलाकात हो जाए, लेकिन वहां पर जो सऊदी अरेबिया के जो वली अहद और वजीर आजम है मोहम्मद बिन सुलेमान वो शायद नहीं जा रहे। उनको एक प्रॉब्लम, ये जो लॉन्ग फ्लाइट्स हैं सेहत का उनको एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है उनके, तो वो शायद उसको अवॉइड कर रहे हैं, वो वहां नहीं जा रहे। लेकिन ये है कि वो G20 समिट भी अभी देख रही है कि भाई यहाँ पर तो ये नई दुनिया जन्म ले रही है और इस नई दुनिया में जो है वो ट्रंप आता है तो ट्रंप क्या एक्शन लेता है, किस तरह से आगे बढ़ता है और किस तरह से आगे वो काम करता है। अच्छा, अब इसमें जो है जब ये 2018 में जब पहली ट्रेड वॉर हुई थी तो 65 अरब का नुकसान अमेरिका कहता है कि हमने चाइना को पहुंचा दिया था। चाइना ने जो जवाब दिया था वो 15 बिलियन, वो कहते हैं कि हमने अपने जो जवाबी कार्रवाई की थी तो 15 बिलियन का नुकसान हो गया था। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि कोविड आ गया, पूरी दुनिया ही रिसेशन में चली गई, तो वो एक महंगाई और सुस्त मईशतों का रुकना, लोगों का बेरोजगार होना, फिर जंगें छिड़ गई, तो वो पूरा का पूरा वो जो क्याओस है वो नॉन स्टॉप चल रहा है अभी तक। और बाइडेन जो है उन्होंने जैसे मैंने पहले कहा कि सोलर पैनल्स के ऊपर ये टैरिफ बरकरार रखा 60% के करीब, और उसमें ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर टैरिफ को बरकरार रखा और स्टील के ऊपर बरकरार रखा, तो ये टैरिफ अपनी जगह पे रहा। और अब ये है कि ये गालिबन आने वाले दिनों में ये जंग जो है वो छिड़ने जा रही है मजीद। ये दोनों मुल्कों के दरमियान जब टैरिफ की जंग होती है तो तमाम दुनिया पे इसका असर पड़ता है कि इनके ऊपर इन कंपनी पाबंदी लग गई, आप भी लगाएं, पाकिस्तान से मुतालबा होता है, इंडिया से होगा, अरब मुल्कों से होगा, इधर से होगा, हमने लगा दी पाबंदी, आप भी लगाएं, हमसे खरीदें। तो यहाँ पर फिर वो चाइना ये देखना है कि ब्रिक्स की क्या पोजीशन बनती है ट्रंप दौर में। चाइना के ऊपर अगर प्रेशर पड़ता है और बाकी मुल्कों पे प्रेशर पड़ता है तो फिर ब्रिक्स की तरफ कितने मुल्क जाते हैं, और ब्रिक्स प्लस जो है, जो ब्रिक्स अपने दरवाजे खोल के बैठा है और एक पैरेलल दुनिया को निजाम दे रहा है कि जी हमारे पास इकोनॉमी भी है, हमारे पास सिक्योरिटी भी है, हमारे पास और भी वहां, तो ब्रिक्स में फिर कितने मुल्क ऐसे हैं जो ब्रिक्स का हिस्सा अपनाते हैं, और अमेरिका अगर बहुत हॉकिश होता है उन मुल्कों के साथ तो फिर वो क्या पॉलिसीज अपनाते हैं। अच्छा, उसकी पहली एक मिसाल हमें पिछले 24 घंटों में नजर आई है, और वो ये है कि जो जर्मन चांसलर हैं ओल्फ शॉल्स, उनकी कोई 1 घंटा तवील गुफ्तगू हुई है प्रेसिडेंट पुतिन से। जर्मन चांसलर और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, और ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात आप इस तरह से समझें कि ये जब से यूक्रेन की जंग छिड़ी है उसके बाद से ये पहली इनकी गुफ्तगू हुई है जो कि आपस में इनका राब्ता हुआ है। जर्मन चांसलर और रशिया, ये अच्छा दोनों मुल्कों को ध्यान में रखें कि ये
मैं फ्रांस की और या मैं यहाँ पर बर्तानिया और रशिया की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जर्मनी की और रशिया की। अब मैं जब जर्मनी और रशिया की बात कर रहा हूं तो यहां पर उनकी तारीख ज़हन में रखें। ये वो जर्मनी और रशिया हैं कि 19वीं सदी में, 19th सेंचुरी में, वो जो लीग ऑफ थ्री एम्परर्स बनी थी, ठीक है, लीग ऑफ थ्री एम्परर्स, उसमें रशिया, हंगरी और जो है वो रशिया, हंगरी और जर्मनी साथ थे। और ये जर्मनी, रशिया, हंगरी ये साथ थे, और ये इसलिए साथ थे कि वो कैथरीन द ग्रेट थी रशिया की, वो क्रोएशिया जो जर्मनी का हिस्सा है, तो जर्मन थी, तो वो जर्मनी को रशिया को पास लेकर आ गई। नहीं, हिस्ट्री ज़हन में रखना जरूरी है। पहली जंग अजीम जब हुई तो रशिया और जर्मन एक दूसरे के मद्दे मुकाबले थे, और दूसरी जंग अजीम हुई तो भी रशिया और जर्मन आमने सामने थे। तभी तो हिटलर वहां गया, और उसकी जो हिटलर ने जो ये जो ऑपरेशन बारदोसा के बाद उसने फ्रंट खोला और नाकाम हुआ, शिकस्त हुई। जनरल फ्रॉस्ट जिसका हम जिक्र करते हैं, नेपोलियन के बाद हिटलर, तो जर्मन और हिटलर और रशिया के ताल्लुकात कशीदा हो गए। फिर उसके बाद जब खत्म हुई वर्ल्ड वॉर तो जर्मनी दो हिस्सों में टूटा, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, और दीवारें बर्लिन बनी। तो जर्मन और रशिया की जब बात करते हैं ना तो तारीख ध्यान में रखें। फिर उसके बाद जब सर्द जंग खत्म हुई तो वो उसकी अलामत क्या बनी कि बर्लिन वॉल गिरी है, और प्यूटिन की ड्यूटी कहाँ थी? जर्मनी में, ईस्ट जर्मनी में वो प्यूटिन मौजूद थे। तो जर्मनी के चांसलर की जो बात होती है उसको हम ध्यान में रखेंगे, वो जर्मनी है, और ये वो जर्मनी है जहां के ईस्टर्न साइड पे जो इलेक्शंस हुए हैं वो इलेक्शंस हुए हैं जहां पे प्रो रशिया पार्टियां जीत गई हैं। अब उस जर्मनी के जो चांसलर हैं उन्होंने 1 घंटे बात की, और जर्मन जो है वो चांसलर, जाहिर है एक इंटरनल पॉलिटिक्स भी चल रही है, वो फरवरी में गालिबन वहाँ इलेक्शन होने जा रहा है, स्नैप इलेक्शन होने जा रहा है। उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को वहां से हटाया है, उसको क्योस पैदा हुआ है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ये वो सारा वो इंटरनल पॉलिटिक्स है, लेकिन रीजन में बड़ी जरूरी है। अच्छा, ये ध्यान में रखिए कि जो कोल्ड वॉर जब चलती रही तो कोल्ड वॉर में यूरोप की जो गैस है वो सोवियत यूनियन ने बंद नहीं की, कोल्ड वॉर के दौरान भी। कोल्ड वॉर में जो गैस है वो रशिया से लेते रहे, और कोल्ड वॉर जो खत्म हो गई तो 2000 के अंदर फिर हमने देखा कि ये सदी जब शुरू हुई तो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस पहले 1 बनी, और फिर उसकी 2nd बनी, और फिर उसमें ये हुआ कि जी जो ईस्टर्न यूरोप के बहुत से मुल्क हैं, क्योंकि जर्मन तो फिर वेस्टर्न साइड पे आ जाता है ना, ईस्टर्न यूरोप के जो बहुत से मुल्क हैं उनको बाईपास करते हुए जो रशिया है वो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस को उसने बिछाने का फैसला किया। जर्मन्स ने भी तस्लीम किया। नॉर्थ स्ट्रीम पहले 1 बनी बाल्टिक सी के अंदर, और फिर नॉर्थ स्ट्रीम 2 बनी, और फिर 2022 में फिर ये उनका लाइसेंस वगैरह कैंसिल हुआ। इस प्रोग्राम में हम डिस्कस कर चुके हैं काफी तफसील से। प्रेशर था, जर्मनी ने लाइसेंस कैंसिल किया बाइडेन दौर में ही, और फिर उसके बाद एक धमाका हुआ और नुकसान पहुंचा 2022 में, जिसकी तहकीकात अभी तक जारी है कि ये नॉर्थ स्ट्रीम का जो की पाइपलाइंस को कैसे ब्लो किया गया, क्या हुआ। सिमोर हर्श की उस पर स्टोरी है, एक इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर हो रही है डेवलप। लेकिन जर्मन चांसलर का जो कहना है, जो बातचीत करना है इस वक्त, वो जाहिर है कि जर्मनी ने पिछले महीने जो है वो यूक्रेन के लिए मदद का भी ऐलान किया था। जर्मनी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वहां पे रैमस्टीन का एयर बेस भी है। ये वही एयर बेस है जहां पे अभी चंद रोज पहले तक जो है वो प्रेसिडेंट बाइडेन भी गए थे, वहां पे डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग भी हुई थी। तो जर्मन चांसलर जो है उनकी दोबारा पुतिन से बात हुई है, और जाहिर है जर्मन, ये हंगरी की मैं बात नहीं कर रहा, ये मैं बात कर रहा हूँ बेलारूस की बात भी नहीं कर रहा, मैं जर्मनी की बात कर रहा हूँ। और यकीनन वो बाकी जो पार्टनर्स हैं नेटो के और बाकी जो यूरोपीय यूनियन के लोग हैं उनको वो इत्मीनान मिलेंगे इस जंग को। इसको ज़ेलेंस्की कह रहे हैं ये टेलीफोन कॉल करके पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, हमें नुकसान पहुंचाया है। ज़ेलेंस्की जाहिर है अब इररिलेवेंट हो गए। तो यूरोप जो है वो
अच्छा, उन्होंने ऑस्ट्रिया, रशिया ने कहा कि हम गैस जारी रखेंगे, गैस सप्लाई, क्योंकि विंटर आ रही है तो यहाँ पे प्राइसेस बढ़ेंगी, यूरोप में नहीं बढ़ेंगी, कैसे क्यास होगा। तो वो रशिया गालिबन इस पूरे क्यास में फायदा ये उठाएगा कि वो यूरोपियन मुल्कों की हमदर्दी हासिल करेगा, और उसने कहा कि ऑस्ट्रिया के थ्रू नहीं बल्कि हम गैस की सप्लाई यूरोप को जारी रखेंगे, और रशिया अगर जारी रखता है और यूरोप अगर ये खरीदता है गैस, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं तो कहीं ना कहीं से तो गैस लेनी है यूरोप ने, तो गैस अगर लेता है रशिया से और रशिया देने को तैयार हो जाता है और तैयार है रशिया, तो फिर उस सूरत में वो पाबंदियों का क्या बना कि जो पाबंदियां यूक्रेन की वजह से लगी थी तो वो तो जबरदस्त होके कहीं गई साइड पे। तो ये जो टेलीफोन टॉक है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि भाई ये अच्छा, इसका कोई फायदा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए वहां जो टीम आ रही है प्रेसिडेंट ट्रम्प की, वो बहुत ज्यादा प्रो नेटो है भी नहीं, वो बहुत ज्यादा प्रो ईयू है भी नहीं। मैक्रोन भी उस दौर में कह चुके हैं ब्रेन डेड नेटो को, जंगें बहुत ज्यादा तूल पकड़ गई हैं, तो ये पीस एग्रीमेंट अब होना है, यानी ये पीस एग्रीमेंट इसको जर्मनी करवाए, ईयू करवाए, ये पीस तो होना है यूक्रेन और रशिया के दरमियान, चाइना करवाए इसको, ईयू, अफ्रीकन यूनियन करवाए, जो भी करवाए, देयर शुड बी पीस, स्टॉप टू द वॉर के ऊपर अब लोग नहीं है। तो एक तो ये बात हो गई। अच्छा, उधर जो है वो ये भी ध्यान में रखें कि जो उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी की जो एडवाइजर, जो इंचार्ज हैं, सॉरी, नेशनल सिक्योरिटी की जो इंचार्ज हैं, जो कि तुलसी गैबर्ड है, अब देखिए ना, वो टीम अजीब मिक्स एंड मैच किस्म की टीम है। ये तुलसी गैबर्ड को मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये जो है ये पहले डेमोक्रेट थी, फिर ये रिपब्लिकन्स में आ गई, इन्होंने ये कैथोलिक घराने से थी, लेकिन फिर उन्होंने हिंदू मजहब कबूल किया। अच्छा, ऐसी शख्सियत जो है ये बड़ी, मतलब मैं एक अपनी राय पेश कर रहा हूँ, जो किसी भी मजहब को मुताला करके ना, एक तो होता है किसी घर में पैदा हो गए कि जी किसी क्रिश्चियन घर में पैदा है तो क्रिश्चियन है, मुसलमान घर में पैदा हो मुसलमान है, हिंदू घर में पैदा हो गए हिंदू, लेकिन जब वो जो किसी मजहब को कबूल करते हैं तो फिर उसको मुकम्मल पढ़ते हैं वो पहले। तो तुलसी ने यकीनन ये पूरा मजहब पढ़ा होगा, समझा होगा, फिर वो कैथोलिक से वो कन्वर्ट हुई हिंदू मजहब की तरफ। तो ऐसी जो शख्सियात होती हैं वो बहुत, कई दफा जो लोग पैदा हो जाते हैं ना उस घरों में, और बस वो इसीलिए वो मुसलमान होते हैं या हिंदू होते हैं, इसे उनसे ज्यादा इन्होंने स्टडी किया होता है क्योंकि ये कन्वर्ट होते हैं, इन्होंने अपना मजहब चेंज किया होता है। तो तुलसी जो है बहरहाल उनके हवाले से वो पहले भी हमने बात की, मुख्तलिफ तनाज़ात छेड़े हुए थे। एक तो तनाज़ा ये था कि वो जो है जनाब वो सीरिया गई और बशर अल असद से मिली, एक तो ये फटा पड़ा हुआ था। दूसरा उनके ऊपर मैं आपको ये देखें, फिर वही बात मैं कोट कर रहा हूं कि ये अभी तक उनके ऊपर इल्जाम जारी हैं, और लेकिन इल्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी जगह आ गई, वो अपनी जगह डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस संभालेंगी, सीआईए, मेरे ख्याल से काश पटेल का ऐलान अगर सीआईए में नहीं हुआ तो एफबीआई के तौर पे हो जाएगा, वहां पे क्रिश्चियन रे को शायद हटा के वो एफबीआई जल्दी उनको दे दी जाए, एफबीआई की सरबराही दे दी जाए। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि ये जो तुलसी हैं, इनको एक तो वो बात जो कल मैंने की थी ना कि हिलरी क्लिंटन ने कहा कि इनको रशिया ग्रूम कर रहा है। अच्छा, हिलरी क्लिंटन है, हिलरी क्लिंटन ने जो है इनको ये भी कहा कि ये यूजफुल इडियट है, यूजफुल इडियट। अच्छा, अब ये जो है, ये मैं 15वीं स्लाइड दिखा रहा हूं, डेली बीस को कोट कर रहा हूं, ये इनको कहा कि जी ये जो है ये यूजफुल इडियट है। ये इल्जामात, इतने इल्जामात लगा के ये शख्सियत जो है, हालांकि ये डेमोक्रेट थी और ये इनको डेमोक्रेट को ही हिलरी क्लिंटन जो है ये गालियां देती रही, बुरा भला कहती, अब वो जनाब वहां पर डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस आ गई। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो है इन्होंने, सीएनएन को मैं कोट कर रहा हूं, हिलरी क्लिंटन ने ये भी कहा कि रशियंस ग्रूम कर रहे हैं थर्ड पार्टी रन के लिए, 17 स्लाइड। फिर इनके बारे में जो है वो बहुत सारे इल्जाम लगे, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, लेकिन एक जो बात है वो ये है कि ये इन्होंने, तुलसी जो है ये जापान की जो दोबारा
उनकी मिलिटराइजेशन का एक प्लान है नेटो का कि जी वहां पर एक ऑफिस खोलें टोक्यो में और वहां पर जो है वो ये उसके खिलाफ है। जी डॉक्टर साहब। ये नहीं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और जिसकी वजह से जापान टाइम्स ने आज ये खबर दी है, मैं कोट कर देता हूं साथ कि यूएस इंटेलिजेंस हेड नॉमिनी जो है होस्टाइल रिमार्क्स दे चुके हैं जापान के बारे में। वो कहती है कि जापान में जरूरत क्या है नेटो की, ये जापान से क्या ताल्लुक है हमारा। तो एक तरफ से आप समझें कि चाइना हॉक्स भी हैं। अच्छा, ये जो बात है ये जाहिर है शी जिनपिंग तो बड़ा खुश होंगे भाई कि ये तो नेटो के अगेंस्ट जो है ये कि ये हमारे इलाके में नेटो करे काम आके। तो ये जो है अब अच्छा, अरब ममालिक के बारे में इनका कोई अच्छा तासुर नहीं है। तो जी डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं। ये जो बात हो रही है ना कि ट्रंप के बड़े अरब फरमारवाओं के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और खास तौर पे एक अरब मुल्क के फरमारवा के बारे में जो बात हो रही है, तो ये जो शख्सियात हैं ये उनके बारे में कोई अच्छे तासुरात नहीं रखती। जी आप वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं। तो वहां पर जैसे एलन मस्क की मुलाकात हुई थी ईरान से, उसमें ईरान ने डिनाई किया कि कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई। तो एक तरफ से ये प्रेशर आएगा, लेकिन दूसरी तरफ जेरेड कुशनर एक्टिव होंगे, वो भी चैनल खुला रहेगा। जैसे चाइना और ईरान के साथ ही इलॉन मस्क का चैनल खुला हुआ है, ऑल्दो ईरान ने इसकी तरदीद की है। तो ये दूसरा चैनल एक तरफ से तुलसी जो है वो सब गिर मौकफ के साथ आएंगी, उधर जेरेड कुशनर आएंगे, उधर से तीसरा आ जाएगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक चेसबोर्ड बन रही है। अनफॉर्चुनेटली जो इश्यूज पाकिस्तान में डिस्कस हो रहे हैं ये नॉन इश्यूज हैं, टोटल नॉन इश्यूज। ये पीटीआई को भाई पाकिस्तान की बात करें, आगे निकलें इस मसले से। इकोनॉमी ने कहाँ जाना है, नौजवानों ने कहाँ जाना है, महंगाई ने कहाँ जाना है, लोग क्लाइमेट इशू है, ये इश्यूज हैं, उनको डिस्कस करें। इस सुबह से लेके शाम तक, फिर अगला दिन शुरू हो जाता है, फिर पीटीआई, फिर ये। इसको यहाँ रोकें, ठंडा पानी पिए, सब ठंडा तो नहीं गर्म पिए, सर्दियां आ गई हैं। लेकिन ये है कि मतलब जरा इसके अलावा कुछ और भी तो डिस्कस करें। पाकिस्तान में और कोई इशू नहीं है डिस्कस करने के लिए हमारे पास। जी डॉक्टर साहब, जी ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पीटीआई के एहतजाज के पेश नज़र वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया है, जबकि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जो एहतजाज है मुल्क को डीरेल करने की कोशिश की जा रही है। देखें, फिर पीटीआई इशू ये है कि मुल्क की मईशत, आपकी बेरोजगारी, महंगाई, स्मॉग, मतलब इतने इस कदर सोशल अनरेस्ट, सिक्योरिटी। अभी मैं देख रहा था कि शहादत हुई वो कल एक बड़े खूबसूरत नौजवान ऑफिसर की, तो वो शहादत हुई। मतलब ये जो इतने इश्यूज हैं मुल्क में, ये पार्टियां अलग हो जाए ना, अगर ये मिसाल के तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग हो, मुस्लिम लीग नून अलग हो, उनसे पूछा जा सके। अब ये सारे जो हैं, अच्छा इन पार्टियों को डिफेंड भी अब कोई नहीं कर रहा। ये मतलब ये हो रहा है कि भाई मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपसे गुजारिश में ये कर रहा हूं कि जो तुलसी गैबर्ट हैं, उनके ट्रंप इंतजामिया में उनके ताल्लुकात अरब, ठीक है उन्होंने बात की होगी अरब फरमारवाओं से, उनके चंद अहम तरीन अरब फरमारवाओं से ताल्लुकात अच्छे नहीं है। और जब पहले गवर्नमेंट आई थी तो वो याद है आपको, जमाल खशोगी का मसला खड़ा कर दिया था। इशू अच्छे नहीं है, मामला जो है वो बड़े गंभीर है, मुल्क अपनी तरफ देख रहे हैं। अब तैयब एर्दोगन को देखें, तैयब एर्दोगन बिल्कुल उनकी सेपरेट पॉलिसी ट्रंप की इंतजामिया से होगी और वो बिल्कुल अलग से बात करेंगे। कुछ मामला पे सब इकट्ठे होंगे, कुछ मामला पे सब अलग अलग होंगे। सऊदी अरेबिया की बिल्कुल डिफरेंट पॉलिसी होगी। किसी सूरत वो मशक़ वस्ता नहीं मिल रहा ट्रंप को, जो ट्रंप छोड़ के गए थे। उनका ख्याल है बड़ा गुडी यहाँ पर जाएंगे और ऐसे करेंगे और वैसे करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होने जाना ना। ये दुनिया किसी और तरफ है, हम डामाडोल हो रहे हैं ना। अब आपको पता है ये जो हमारा ये है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो डिजिटल है, वो है ही डिजिटल। मतलब वो उसके ऊपर वो खड्डों में कूद के नहीं जाना, वो डिजिटल रोड्स हैं, उन पे 5G और 6G की बात हो रही है। हम कहाँ लगे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए जाके कि भाई ये जो है वो पता नहीं, पहले फायरवॉल आ रही थी, फिर अगर फायरवॉल आ गई थी तो फिर VPN क्यों लगेंगे, फिर VPN लगेंगे तो फायरवॉल का क्या। ये मुल्क को इसके जो बुनियादी इश्यूज हैं उसको ये अरेंजमेंट एड्रेस करने में नाकाम होके गिर चुका है।
सवाल ये पैदा हो रहा है कि इससे निकले, इसको क्या, इसको रंग क्या दें। ये हो रहा है डिस्कशन इस वक्त कि इसको कैसे, अदालतों के थ्रू, या ये है कि हम, अच्छा टिकटॉक, टिकटॉक के ऊपर भी तो एक चाइना का है ना टिकटॉक। अब वो ये जो ट्रेड वॉर शुरू होगी, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ये जो बाइडांस वाले हैं उन्होंने यही कमिट किया था कि अभी 9 महीने के अंदर जो है, अब डेट डेट बड़ी इंटरेस्टिंग थी उनकी। उन्होंने कहा था हम 19 जनवरी तक जो है वो या तो मुकम्मल तौर पे इसकी जो मलकियत है वो अमेरिका के हवाले कर देंगे, और या फिर ये हम इसको बंद कर देंगे। 19 जनवरी, यानी एक दिन पहले एग्जैक्ट जिस दिन ट्रंप ने अपना ऑफिस संभालना है। अब ये वो इश्यूज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत, यानी आप समझे कि आने वाले दिनों में रियासतें एक दूसरे से जो बात करें, वो पाकिस्तान से खबरें क्या आ रही हैं आप देखें ना, वीपीएन बंद कर दिया, मुजाहरे होंगे, स्मॉग फैली हुई है। उस सेटेलाइट से पाकिस्तान को देखें तो सिर्फ स्मॉग ही नजर आ रही है नीचे, इतना प्रॉब्लम है। फिर उसमें मसनूई बारिश होती है, उसमें पैसे कमा लेते हैं, फिर कुछ और करते हैं, फिर वो उसकी मतलब एक टोटल जो है ना करप्ट सा एक सिस्टम बैठा हुआ है जिनका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी बात, वो चाइना जो जवाब देता है आगे से ट्रेड वॉर में, तो दो उनके पास वैसे तो और भी बहुत सारी ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, लेकिन ये है कि इसमें गैलियम और जर्मेनियम, ये दो ऐसी मिनरल्स हैं जिनके ऊपर चाइना ने जो है वो पाबंदियां चाइना लगाता है, तो वहां पर उनकी चिप्स की जो प्रोडक्शन है वो रुक जाती है, ब्लॉक हो जाती है। तो वो इस तरह से भी जा सकते हैं आगे कि वो ये इनके ऊपर पाबंदियां लगा दें। पहले मैंने आपको बताया था ना, पाबंदियां लगी थी तो वहां पर जो चिप्स तैयार हो रही थी, वो चिप्स भी जो हैं उनके ऊपर भी असर पड़ गया था। तो ये जो दो मिनरल्स हैं, ये रेयर मिनरल्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और चाइना जो है वो जवाब देने के लिए तैयार हो रहा है कि हमारे ऊपर अगर ये जो है, ये मैं थर्ड स्लाइड यहाँ पे कोट करके आपको बताऊं कि ये चाइना ने जब 2018 में, ये राइटर्स की जो रिपोर्ट है कि उन्होंने शिपमेंट्स गैलियम की और जर्मेनियम की इन्होंने रोकी थी दूसरे महीने, तो वहां पर जो सारा जो एलएलएम्स और बाकी जो भी तैयारी हो रही थी उस वक्त, तो वो सब कुछ रुक गया था, और जो कंप्यूटिंग होती वहां पे वो रुक गई थी सारी। तो अब ये है कि अब चाइना उसके लिए मजीद तैयार हो रहा है, लेकिन ये है कि उसका असर हर मुल्क पे पड़ेगा, हर मुल्क पे पड़ेगा। और उस वक्त ये जो बातें हैं ना कि जी वो ये हमारा बरादर मुल्क है, वो बरादर मुल्क है, लोग कह रहे हैं आपसे कि आप मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं, और जब वो मैसेज देके चले जाते हैं तो आप मजीद उधम मचा देते हैं। फिर वो आपसे कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं, फिर वो आप मजीद उधम मचाते हैं कि यार कहीं उनको शक ना हो जाए कि हम पॉलिटिकली स्टेबल हो रहे हैं, तो वरना। तो ये सारा जो है ना मामला, इसमें से हमने निकलना है, और इसमें से हम निकलेंगे, इंतशार से भी निकलेंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी, इसमें इंशाल्लाह ये, और ये होगा, ये होगा, ये मैं ऐसे ही मतलब मैं इस पे फर्म यकीन भी नहीं, ईमान रखता हूँ उस वक्त कैसा होगा। इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी, बच्चे आगे निकलेंगे, सब कुछ निकलेंगे, लेकिन ये जो शैतानी चक्कर में फंस गए हैं ना हम सारे, कि हम नॉन इश्यूज को, सिक्योरिटी भी ठीक होगी, सब ठीक होगा, इस शैतानी चक्कर से निकलना है हमने। करप्ट एलिट को पकड़ें, उनसे पैसा निकलवाएं, आप अकाउंटेबिलिटी करें, आप यहाँ पे रूल ऑफ लॉ कायम करें, पार्टी नॉन पार्टी छोड़ दें आप, ये बुनियादी इश्यूज है ना। आप उसमें ये महंगाई को देखें, ये कर्जे कौन खा गया है, ये जो कर्जा स्कीम कमीशन रिपोर्ट थी उसको पब्लिक किया जाए, ये सारी 4-5-8 चीजें कर लें, बुनियादी चीजें हैं। और ये कोई ऐसा भी नहीं हो रहा कि कोई बहुत मुश्किल काम है, हमें ये इधर ही तो घूम रहे हैं सारे, इन्हीं को पकड़ के, इन्हीं को जबरदस्त करके इनको कहेंगे इंसान के बच्चे हो ना, और ये सब सही हो जाएंगे सारे। ये कौन सा इशू है? अरे नॉन इशू को लेके पूरा मुल्क ये रमाल बना हुआ है, और जनाब कभी मतलब है कि कुछ है ही नहीं करने को इनके पास। इस अरेंजमेंट में बैठे हैं लोग, सवाई गालियां देने, गालियां वो दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। तो ये तो डिफेंस से बैठे हुए ना, ये तो छुप के बैठ गए हैं पीछे कि भाई हम मतलब है कि मतलब हम तो बस गालियां देना हमारा काम है, ना इकोनॉमी को ठीक करना काम है, ना कुछ और करना है, गालियां देते रहो। ये प्रोवोक करते हैं, वो उधर से देते हैं। अच्छा, जब ये गिरफ्तारियां करेंगे, ये पकड़ेंगे, तो वो आगे से जवाब नहीं आएगा। तो भाई सुकून आप जब लेकर आएंगे मुल्क में, तो उसके बाद ही फिर ये सारा सिलसिला खत्म होगा ना। तो और इतना लंबा खींच दिया इन्होंने, इनसे इतने सालों में इनसे तहरीक इंसाफ के जो है वो सोशल मीडिया ही नहीं काबू में आ रहा। मैं तो बड़ा, यानी ये तो मामला
काफी इसको देखना चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल लघवियात भी हैं, बहुत कुछ है, बड़े डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन। क्या पूरा मुल्क उसमें फंसा रहेगा? क्या हम उससे निकलेंगे इससे या नहीं निकलेंगे? तो हम तो इससे निकलेंगे ना। लेकिन इस पूरे गुफक जो ये सारा का सारा जो आप देखते हैं ना कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां से शुरू कैसे हो रहा है और इसका हल क्या है, इसको और उसके नतीजे में क्या हो रहा है कि हर रोज करप्शन, पैसा, स्मगलिंग, नहीं भाई ये यार है तो स्मगलर, लेकिन यार चूंकि ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात कर देता है ना, तो यार इस स्मगलर को छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इस चोर को भी, चुक्के को भी छोड़ दो, उसको भी छोड़ दो, उसको भी लाइसेंस दे दो, उसको भी कर दो, वरना यार ये हमारी प्रायोरिटीज तो कुछ और है। तो प्रायोरिटीज चेंज करें अपनी, हम बतौर रियासत, और देखें बुनियादी इश्यूज क्या हैं, उस तक तवज्जो दें, मुल्क खुद ब खुद आगे निकल जाएगा। जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।